नमस्कार। हम लोगों ने मातृभूमि का मान भाग एक पढ़ा। अब मातृभूमि का मान भाग दो पढ़ते हैं। भाग दो पढ़ने से पहले मैं पिछले जो घटना घटी है उस एकांकी को दोहराना चाहता हूं, जिससे कि आगे हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। हमने देखा मातृभूमि का मान में अभय सिंह जो है महाराणा लाखा के सेनापति हैं, मेवाड़ के सेनापति हैं। वे प्रस्ताव लेकर जाते हैं बूंदी के राव हेमू के पास कि वे अर्थात बूंदी के लोग मेवाड़ के ऊपर अधीन हो जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को राव हेमू स्वीकारते नहीं है। अभय सिंह उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि राजपूत जो है असंगठित हो गए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, सभी को एक साथ में एक धागे में आने की आवश्यकता है, और वह सबको एक लाने का अगर कोई ताकत रखता है तो वह महाराणा लाखा रखते हैं, अर्थात मेवाड़ रखता है। तो राव हेमू बोलते हैं कि हम ताकत से नहीं, हम प्रेम से जुड़ेंगे। और मेवाड़ अपने अंदर ये अपने अंदर ये न रखे कि सिर्फ वही एक शक्तिशाली है। हर राजपूत शक्तिशाली है और योद्धा है, और पहले से ही हम सभी एक हैं, एक धागे में जुड़े हुए हैं, एकता में बंधे हुए हैं। हाँ, उस एकता को तोड़ने का श्री गणेश मतलब शुरुआत महाराणा लाखा ने करवा दी है। यह प्रस्ताव रख करके कि बूंदी उनके ऊपर निर्भर हो जाए। अगर फिर राव हेमू बोलते हैं कि अगर मेवाड़ के सेनापति को, मेवाड़ को अर्थात महाराणा लाखा को अपने ही जात भाई, अपने ही राजपूतों के ऊपर तलवार आजमाना है, अपने भाइयों से युद्ध लड़ना है, तो उनसे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले जमाने में राजा लोग पहले दूसरे राज्य के राजाओं को प्रस्ताव भेजते थे कि आप हमसे जुड़ जाओ, वरना हम आप पर हमला करके अपने कब्जे में ले लेंगे। तो यहाँ पर भी अभय सिंह चले जाते हैं, उनकी बात को, उनके प्रपोजल को ठुकरा देते हैं। फिर महाराणा लाखा अपनी सेना को लेकर के निकलते हैं युद्ध करने के लिए। तो निमरा के मैदान में टेंट लगा करके रुकते हैं, लेकिन एकाएक बूंदी के सैनिक हाड़ा लोग निमरा के मैदान पे हमला कर देते हैं। तो वहां पर महाराणा लाखा अर्थात मेवाड़ के सैनिक अचानक हमले को समझ नहीं पाते और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। महाराणा लाखा तभी भी युद्ध करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके सैनिक और उनके सेनापति उनको समझा बुझा कर लेकर आए। तो महाराणा लाखा को बहुत बदनामी हो गई कि हारना हो गया, मैदान का मतलब युद्ध के मैदान से भागना हो गया। अब उनका जो इतिहास है, उनके जो पूर्वजों का इतिहास है, वीरता से भरा हुआ है। अब ये बापा रावल, वीरवर हामिर का रक्त इनके धमनियों में बह रहा है, जो बड़े वीर थे, उनकी संतान आज लड़ाई के मैदान से भाग गया है, तो कितने अपमान की बात है। अभय सिंह उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। महाराणा लाखा समझते नहीं, और महाराणा लाखा आवेश में आकर प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मैं अपने सेना के साथ बूंदी में प्रवेश नहीं कर लेता, बूंदी को अपने कब्जे में नहीं लेता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो अभय सिंह समझाते, महाराज आप इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी। भले बूंदी छोटा है, लेकिन वो शक्तिशाली है, योद्धा है, वो युद्ध में यमराज से भी नहीं डरते, थोड़ा समय लग जाएगा। तो महाराणा लाखा कहते हैं कि हम राजपूत हैं, एक बार जो बात कर लेते, मतलब जो वचन दे देते, और उससे वचन से पीछे नहीं हट सकते। महाराणा लाखा बोलते मुझे मालूम है कि उन्हें हराना बड़ा मुश्किल है, ये हाल ही के युद्ध में ये समझ में आ गया। तब तक चारडी राजपूतों में एकता बने देना रहना चाहती है। तो महाराणा लाखा से कहती है कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप राजपूतों की एकता को नहीं तोड़ने देंगे। अभय सिंह बोलते नहीं, लेकिन समस्या यह है कि महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो जब तक सेना के साथ में बूंदी के किले में प्रवेश नहीं कर लेंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो चारडी एक उपाय उनके सामने रखती है। चारडी क्या उपाय रखती है? चारडी उसका एक ही उपाय है, कहती है वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है?
महाराणा कहते अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता अर्थात बुरे व्यवहार की सजा दिए बिना मेरा मन नहीं मानेगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। अभय सिंह जाते हैं, अभी तीसरा दृश्य सीन चालू होता है। अभय सिंह जाते हैं जंगल के क्षेत्र में, एक बूंदी के जैसा ही हूबहू दुर्ग बनवाते हैं, किला बनवाते हैं, जिसे झूठा वार करके और सैनिक लेकर के महाराणा लाखा के सैनिक उस बूंदी में चले जाते, उस नकली दुर्ग में चले जाते, जिससे महाराणा लाखा का जो प्रतिज्ञा वो पूरा हो जाता। तो सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। वो नकली दुर्ग बन गया है, जिसको तोड़ करके डिस्ट्रॉय करके महाराणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे। उसी का देखने के लिए, उसी की जांच के लिए ये लोग आते हैं। अभय सिंह महाराणा लाखा को बोलते हैं, आपने दुर्ग का निरीक्षण जांच पड़ताल कर लिया, मतलब आपने दुर्ग को देख लिया, आपने किला को, ठीक बन गया है ना, ठीक बन गया है ना बूंदी के जैसा। महाराणा लाखा बोलते हैं, क्यों न बनता, निसंदेह, इसमें भी कोई शंका है? यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। हूबहू मतलब एकदम बूंदी के जैसा दिख रही है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। अब इस पे खेल खेला जाए। खेला मतलब उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कि सेना को लेकर के बूंदी के अंदर जाने का, अब वो खेल खेला जाए और प्रतिज्ञा को पूरा किया जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। महाराणा लाखा बोलते हैं, जो मिट्टी का दुर्ग है, जो किला है, इसको मिट्टी में मिलाने से मेरे आत्मा को संतोष नहीं होगा। भले मेरी प्रतिज्ञा अभी पूरी हो जाए, लेकिन वो घाव नहीं भरेगा जो निमरा के मैदान में मुझे मैदान छोड़कर भागना पड़ा है, वह घाव नहीं भरेगा। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में, वेदना मतलब दुख में, जो विवेकहीन बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। यहां महाराणा लाखा बोलते हैं कि इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मुझे संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं दुख में डूबा हुआ था, अपमान से ग्रसित था, तो उस अपमान में, मैं दुख में, मैंने ये जो गलत निर्णय ले लिया, बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया, कम से कम उस निर्णय से, उस प्रतिज्ञा से छुटकारा तो मिलेगा। फिर उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता, गुलामी स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए, फिर किस तरह से मजबूर किया जाए अपने ऊपर निर्भर होने के लिए। अभय सिंह बोलते हैं, निश्चय ही महाराज, श्योर महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर, पठारों मतलब जमीन पर, धरती पर, सिसोदिया का सिंहनाद होगा। सिंहनाद मतलब युद्ध की ललकार होगी। हम वहां पर जाएंगे और उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, उसे अपना गुलाम जरूर बनाएंगे। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। रण मतलब युद्ध की, नकली युद्ध की तैयारी करें महाराणा। किंतु यह रण होगा किससे? ये नकली और झूठी लड़ाई होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए, हमारा रुकावट करने वाला होना चाहिए, सामने से लड़ने वाला होना चाहिए। अभय सिंह बोलते हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। अभय सिंह बोलते हाँ, इस झूठी लड़ाई में भी कुछ रियलिटी तो होनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे। अभय सिंह बोलते हैं, मैंने सोचा है अपने कुछ सैनिक बूंदी के किले में रख दिए जाएं, जिससे वो बूंदी की तरफ से झूठे लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद थोड़े समय के बाद इस बूंदी के किले को डिस्ट्रॉय कर देंगे और प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। अभय सिंह बोलते हैं हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे मतलब खाली झूठे फॉल्स वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा, कुछ घंटे ऐसे ही चलेगा, और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। दोनों का प्रस्थान मतलब अभय सिंह और महाराणा लाखा चले जाते हैं। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मैंने आपको पहले बताया था इनके परिचय में, वीर सिंह जो है बूंदी का रहने वाला है, और वीर सिंह के साथी भी जो हैं वो भी बूंदी के रहने वाले, लेकिन सेना में किसके हैं? मेवाड़ के। अब इनको भेजा जाता है कि बूंदी के किले में जाओ, नकली दुर्ग में जाओ, वहां से झूठी लड़ाई लड़ो। लेकिन ये वीर सिंह और उनके साथी जाते हैं,
वीर सिंह जब जाते हैं तो अपनी बूदी को, अपनी मातृभूमि के पवित्र मंदिर को, राजा के किले को और अपने किंगडम को पवित्र माना जाता है, मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। तो उसको देख करके भावुक हो जाते हैं, उनकी देशभक्ति जाग जाती है, उनकी देशभक्ति जाग जाती है। देखते क्या होता है, दोनों का प्रस्थान, दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह अपने साथियों से, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है। पहला साथी, वह हमारी जन्मभूमि बूदी का दुर्ग है। हाँ, ये हमारी जन्मभूमि, जहां पर हमने जन्म लिया है, उसका किला है। वीर सिंह बोलते हैं, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वीर सिंह बोलता है, तुम्हें मालूम है ये किस लिए बनाया गया है? इसको जीत करके, इसको डिस्ट्रॉय करके वे अपनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश का, हमारे खानदान के मान का, अभिमान का मंदिर है। क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? ये हमारी मातृभूमि का अपमान होने देंगे हम? दूसरा साथी बोलता, किंतु यह तो नकली बूंदी है, ये तो नकली है, असली थोड़ी है। तो वीर सिंह बोलते, धिक्कार है तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जैसे अभी भारत का तिरंगा शान है, भारत का फोटो हमारा शान है, अगर उसका भी कोई अपमान करेगा तो भारत का अपमान होता है। उसी प्रकार वीर सिंह अपने साथियों से कहता है, शर्म आनी चाहिए, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, हाड़ा मतलब बूंदी के लोग, जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ का चप्पा चप्पा, कोना कोना भूमि सुसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। हम भी मर जाएंगे और उनको भी मार देंगे, लेकिन अपने जीते जी इस बूंदी के किले का अपमान नहीं होने देंगे। उनके अंदर देशभक्ति जाग जाती है, अपने मातृभूमि के प्रति सम्मान जाग जाता है। तीसरा साथी भी जोश में आ जाता है, लेकिन सरदार, तीसरा साथी बोलता है, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर, हम तो उनकी सेना में, हम उनके नौकर हैं, तो हम उनके खिलाफ तलवार कैसे उठा सकते हैं? क्या महाराणा के विरुद्ध खिलाफ तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? यह क्या सही है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, मतलब उनसे ही रोजी रोटी हमारी चलती है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उनकी इच्छा में हमें रुकावट डालना चाहिए। वीर सिंह बोलते हैं, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? वीर सिंह बोलते हैं, मतलब जिस जन्मभूमि में, जिसकी धूल मिट्टी में खेल कूद करके बड़े हुए, उसका अपमान हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ, वीर सिंह बोलते हैं, जब भी मेवाड़ के ऊपर हमला हुआ, किसी ने अटैक किया, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया, तो हमने वह एहसान चुकाया, हमने मेवाड़ की ओर से लड़ा और अपना खून बहाया। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी की इज्जत का प्रश्न आएगा, जब मेवाड़ और बूंदी में चुना जाएगा, हम मेवाड़ को की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे, और हम बूंदी की ओर से लड़ेंगे। वो हमारी जन्मभूमि है। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है, आज वैसा ही मौका आ पड़ा है। पहला साथी, जोश आ जाता है, देशभक्ति जाग जाती है। निश्चय ही जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह बोलते हैं, मेरे वीरों, हम अग्निकुल के अंगारे हैं। हम अग्निकुल के अंगारे मतलब हम अग्नि के अंगारे हैं। अपने वंश का आभा, अपने वंश का आभा मतलब इज्जत सम्मान, इस बूंदी को छीड़ कमजोर ना होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करो कि, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका, झंडा, विजय के झंडे को स्थापित न होने देंगे। सब लोग एक साथ प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने। ध्वज मतलब झंडा। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, गर्व है
और बूढ़ी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। फूली नहीं समाती मतलब बहुत प्रसन्न होती। जिस बूढ़ी में ऐसे मान के धनी पैदा हुए, जिस बूढ़ी में ऐसे इज्जत वाले अभिमानी पैदा हुए हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा। आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा मतलब ऐसे लोगों का सम्मान पूरी दुनिया करती है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। देखिए वीर सिंह यहाँ क्या बोलते हैं, अपने सैनिकों को बोलते हैं, अपने साथियों को बोलते हैं, वीर सिंह मुझे आप लोगों पर अभिमान है, मुझे आप लोगों पर गर्व है कि आप लोग मातृभूमि के सम्मान के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो। मुझे आप लोगों पर अभिमान है। और बूढ़ी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती मतलब बहुत प्रसन्न होगी, बहुत गर्व महसूस करेगी। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, जिस बूंदी में ऐसे अभिमानी इज्जत वाले पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। ऐसे लोगों का सम्मान पूरी दुनिया करती है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। अब चौथा दृश्य, स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा लाखा अभय सिंह आते हैं कि झूठी लड़ाई चल रही है। कब से लड़ाई चल रही है? अभी महाराणा लाखा को यह नहीं मालूम कि यह लड़ाई सच्ची में बदल गई है, क्योंकि वीर सिंह और उसके साथी बूंदी के अंदर जाकर के यहां पर झूठी लड़ाई को सच्ची लड़ाई में परिवर्तित कर देते हैं और घमासान युद्ध होता है। तो काफी लंबा समय लग जाता है। तो इसीलिए अभय सिंह और महाराणा लाखा खुद आते हैं। महाराणा लाखा खुद आते हैं देखने के लिए अभी तक हुआ क्या, क्या बूंदी को डिस्ट्रॉय करके उनकी प्रतिज्ञा को पूरी की गई। महाराणा लाखा आते हैं। सूर्य डूबने को आया, सूर्यास्त होने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है, कैसी शर्म की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। महाराणा लाखा बोलते हैं शाम होने को आई है, कितनी शर्म की बात है कि हमारी सेना जो नकली दुर्ग है उसके पर भी झंडा नहीं लगा सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर मतलब थोड़े साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं, अभी तक वीरता से लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा ये बात सही है। हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में मतलब कुछ ही देर में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय मतलब हमें खाली झूठे वार का मुकाबला करने के बजाय हड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। अचूक मतलब एक्यूरेट, मतलब वो सटीक युद्ध लड़ रहे, बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हैं, उनका निशाना बड़ा अच्छा है। हमें झूठ मूठ की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन सच्ची लड़ाई लड़ना पड़ गया। यद्यपि अभय सिंह बोलते हैं यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े, ये लोग थोड़े ही हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में, दीवारों के पीछे उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया है। अभय सिंह बोलते हैं ये जो नकली दुर्ग बनाया है उसमें सही जगह पर दीवारों के पीछे जाकर के हम पर बंदूक गोला चला रहे हैं और बहादुरी से लड़ रहे हैं। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों मतलब अचानक हमलों से भौचक्की हो गई। हमारी सेना हैरान हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। तो अभय सिंह बोलते हैं अभी उनके अंदर, उनके पास जो युद्ध का मटेरियल है, बम, गोला बारूद, तीर, सब चीज वो खत्म होने को आ गया है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है, कुछ ही पल का खेल है। अभय सिंह बोलते हैं देखो दूसरे चौथा दृश्य में क्या होता है। महाराणा आते हैं, बोलते सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठीबद्ध साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह बोलते हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में, कुछ देर में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया है। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौचक्की हो गई है। अब दुर्ग के भीतर हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ क्षणों का विलंब है। महाराणा बोलते हैं यह अभी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता, कुछ रियलिटी आ गई, नहीं तो झूठ मूठ का जाके डिस्ट्रॉय कर देते तो मुझे उतना सेटिस्फाइड अच्छा नहीं लगता। तो यहां बोलते हैं यह भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम वीरता दिखाए ही
दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता, मुझे अच्छा नहीं लगता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी वीरता, कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, अभी तक हमारी सेना को रोके हैं। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह बोलते हैं, मैंने भी जब दुर्ग से अग्निवर्षा फायर होती देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। तब मैं आश्चर्य हुआ कि सच्ची का युद्ध कैसे हो गया। और कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए सफेद झंडा फहरा कर मैंने युद्ध रोक दिया। किसी भी चीज के लिए सफेद झंडा दिखाना मतलब लड़ाई को रोकना। तो यहाँ अभय सिंह सफेद झंडा दिखा करके जो झूठ मूठ की लड़ाई होने वाली थी, जो सच्ची की लड़ाई हो गई, तो अभय सिंह सफेद झंडा दिखाकर उस लड़ाई को रोक करके अभय सिंह ने दुर्ग में गए और वीर सिंह और उनके साथियों को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो लोग समझे नहीं। ध्यान देना, अभय सिंह बोलते हैं, मैंने भी जब दुर्ग से अग्निवर्षा होती देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह को उसके साहस के लिए प्रशंसा की, उसकी वीरता के लिए तारीफ की। साथ ही उससे अनुरोध किया, उससे प्रार्थना किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में, इस बेकार के प्रयास में अपने प्राण न खो। जो भी प्रयत्न कर रहे हो बेकार प्रयत्न है, इसमें सफल नहीं होगे और तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम महाराजा के नौकर हो, तुम उनकी सेना में सैनिक हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले ले, लेकिन हम इतने कायर और इतने निष्प्राण, लाइफलेस, निर्जीव चीज नहीं है कि अपने आंखों से बूदी का अपमान होते देखे। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूदी पर भी बूदी की ही पताका फहराएगी। मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक बूदी का ही पताका फहराएगा। महाराणा बोलते, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। महाराणा भी कहते हैं, श्योर, इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति जो सम्मान है प्रशंसा के लायक है, इनकी देशभक्ति प्रशंसा के लायक है, सम्मान के लायक है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। महाराणा लखा कहते हैं, मुझे मालूम है इनके प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि ये भी पीछे नहीं हटेंगे। इतने बहुमूल्य, इतने कीमती प्राणों को देकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ महाराणा लखा पछता रहे हैं क्योंकि उनके ही सैनिक थे। मतलब मुझे अपने ही सैनिकों के इतनी कीमती प्राण देकर मुझे भी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो दुर्ग की उस दरार में, क्रैक में खड़ा हुआ वीर सिंह। महाराणा लखा बोलते, देखो वीर सिंह दिखाई दे रहा है दीवार के गैप से, क्रैक से, कितनी फुर्ती से, कितनी तेजी से बाढ़ वर्षा कर रहा है, युद्ध कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह मां, महान है वह मां जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते, शेर पैदा होते हैं। तब तक जोर का धमाका होता है, गोला बारूद, बम गिरता है और उस बम में अभय सिंह घायल हो जाते हैं। महाराणा, अरे देखो अभय सिंह, अरे देखो अभय सिंह। गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए मतलब मृत्यु होना। बुद्धि के मत वाले, बुद्धि के मत वाले मतलब जो बुद्धि के देशभक्ति में डूबे हुए थे, नशे में चूर थे, सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त करते, अब हम जीत गए। जाओ दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और हम, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। वीर सिंह के शव मतलब डेड बॉडी को बड़े सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान, अभय सिंह चले जाते हैं। महाराणा लखा बोलते, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। महाराणा लखा बोलते हैं, भले ये जीत हुई लेकिन ये मेरी हार है। व्यर्थ के दम ने, बिना वजह के अहंकार ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। मैंने बिना वजह घमंड में, बिना वजह अहंकार में कितने इनोसेंट जाने मैंने ले ली। तब तक चार्डी का प्रवेश, चार्डी आती, महाराणा अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। यहाँ पर उपहास करती है चार्डी, व्यंग्य करती है महाराणा लखा पर। अब आपको शांति मिल गई ना,
अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया ना, आपको जो दाग लगा तो खत्म हो गया ना। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर आपको सपना था ना, आपकी इच्छा थी, आपकी प्रतिज्ञा थी। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुम्बी, विजय दुदुम्बी मतलब विक्ट्री ड्रम बज रहा है, डंका बज रहा है। महाराणा बोलते दुखी होकर के, चारडी क्यों पश्चाताप से, पश्चाताप मतलब पछतावा, दुख से, विकल व्याकुल प्राणों को तुम और दुखी करती हो। मैं ऑलरेडी बहुत दुखी हूं। न जाने किस बुरी सायत में, किस बुरे समय में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। यहाँ महाराणा लाखा को पछतावा हो रहा है कि मैंने किस समय, मेरे मन में यह बुरा ख्याल आया था कि बूंदी मेरी गुलाम बने, मेरे अधीन बने। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए। उसने बोला, वीर सिंह की वीरता को देखकर मेरे अंदर हाड़ाओं के प्रति और बूंदी के प्रति आदर और सम्मान जाग गया है। मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूं, ऐसी वीर जाति को अधीन करना, गुलाम करना की अभिलाषा करना, इच्छा रखना पागलपन है। क्या है? पागलपन है। चारडी बोलती है, तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? अब ऐसा कुछ उपाय नहीं हो सकता, बूंदी और मेवाड़ फिर से एक हो जाए? वीर सिंह के 100 के डेड बॉडी के पास अभय सिंह का प्रवेश होता है। अभय सिंह लेकर आते हैं। महाराणा लाखा 100 के पास बैठते हुए, डेड बॉडी के पास बैठते हुए, चारडी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए, गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? आज जो दुर्घटना हुआ, उनके जो सैनिक, उनके जो नागरिक मारे गए हैं, क्या उसको भूल पाएंगे? तब तक राव हिमू आते। राव हिमू बोलते, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से हमेशा से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा, सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक है। तब तक राव में बोलते हैं, क्यों नहीं महाराज, हम युग युग से, हम हमेशा से एक हैं और एक रहेंगे। हमारे में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, हम सब एक है, राजपूत है। सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों, अपने लोगों पर न उठनी चाहिए, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सुसोदियों के साथ रहे और रहेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, मेवाड़ के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि पुत्र के, अग्निकुल के अंगारे हैं, अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही, हम सब राजपूत हैं, हम सब एक ही वंश के हैं। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते, अलग हो सकते? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा लाखा बोलते हैं, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के 100 के आगे सिर झुकाते हैं और यहीं पर यह नाटक समाप्त।